लो पदार्थ है, पदार्थ में से किसी विकिरण को गुजारा गया। ये मान लो कोई आपतित विकिरण है, आपतित विकिरण है, किसी विकिरण को गुजारा गया तो ट्रांसमिट हुई विकिरण है, जो पार होने वाली विकिरण है, जिसको मैं आई टी कह दूं, आपतित विकिरण की तीव्रता को आई नोट से दर्शा दूं, और ये दूरी मान लो x है। यानी कि इस पदार्थ के अंदर इस विकिरण को कुछ समय तक चलना पड़ा है, तो दूरी जैसे जितनी ज़्यादा दूरी चलेगी तो विकिरण की तीव्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसी कमी को बताने के लिए लेम्बर्ट ने क्या दिया था, एक नियम दिया था कि दूरी के साथ साथ, यानी कि डी आई अपॉन डी एक्स, दूरी के साथ साथ तीव्रता में कमी आती है, वो क्या होती है, आपतित विकिरण की तीव्रता की समानुपाती होती है। कैसे परिभाषा दोगे कि एक वर्णीय प्रकाश, ये कैसा प्रकाश डाला है, एक वर्णीय है, एक वर्णीय प्रकाश को किसी पदार्थ पर, एक वर्णीय प्रकाश को किसी पदार्थ पर आपतित किया जाए तो उसकी तीव्रता में दूरी के साथ साथ कमी आती है, वो आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कि किसी भी एक वर्णीय प्रकाश की किरण को किसी पदार्थ से गुजारा जाता है तो दूरी के साथ साथ उनकी तीव्रता में कमी आती है, वह आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक कांस्टेंट लगाया जाता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाया है वो k है, तो इसे क्या कह देंगे, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के आई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, समाकलन कर दें, तो क्या हो जाएगा, अभी देखो ध्यान से, इसका आपने समाकलन करने जा रही हैं कि माइनस डी आई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है, के आई है, आई को इधर ले जाओ, डी एक्स को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आई अपॉन आई बराबर डी एक्स को इधर ले आया तो क्या हो गया, के डी एक्स, माइनस डी आई अपॉन आई बराबर क्या हो गया, के डी एक्स। अब इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया गया, के को बाहर रख लो, से नियतांक है, चलो आगे निकालेंगे, तो माइनस को बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन आई है और डी आई है। डी आई का अर्थ तो है कि समाकलन करो किसका, 1 अपॉन आई का, और 1 अपॉन आई का समाकलन ln आई होता है। के को बाहर निकालो, dx का समाकलन किया और dx का समाकलन हो जाएगा, के को बाहर निकाला, dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर दो बात है, या तो आप सीमा लगाओ, सीमा कैसे लगा सकते हो, सीमा आप इस प्रकार से लगा सकते हो कि जब ये x की सीमा लगानी है अपने को, जब x का मान था 0, जब x का मान क्या है, 0 है, x का मान 0 होने का मतलब आपतित विकिरण की तीव्रता और पारगमित विकिरण की तीव्रता है वो एक जैसी हो जाएगी, क्योंकि ये पदार्थ ही न हो तो जैसे आ रही है वैसे जा रही है, तो तीव्रता क्या है, आई नोट है। यानी कि पारगमित विकिरण की तीव्रता कितनी हो जाएगी, जैसी आ रही है वैसी होगी, यानी कि यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर आई नोट, और यदि x का मान बढ़कर x हो गया तो बाहर निकलने वाली तीव्रता, यदि ये इतना x है ही तो बाहर निकलने वाली तीव्रता का मान, जब x का मान 0 हो, x का मान 0 का अर्थ इस पदार्थ को छोटा करता गया, x का मान 0 हो गया, इसका मतलब पदार्थ रखा ही नहीं, तो जैसा आ रहा है वैसा ही जाएगा, यानी कि बाहर निकलने वाली आई टी का मान क्या होगा, आई नोट के बराबर होगा। और जब x का मान बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दिया, x ही कर दिया, यानी कि पूरा पदार्थ रख दिया है, तो बाहर निकलने वाली तीव्रता को क्या कहा है, आई टी कहा है। तो बस ये रख दो, सीमा लगा दी गई है, यहाँ पर नीचे वाली सीमा को आई नोट का है, ऊपर वाली को आई टी कहा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x है। समाकलन करने के बाद में जो भी आया है उसको मैं आगे लिख रहा हूँ कि चलो इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ मैं, क्या किया है अपनों ने, 1 अपॉन आई डी आई है बराबर क्या है, के डी एक्स।
जब x का मान 0 है, जब x का मान 0 है, यानी कि x का मान 0 है, तो आपतित विकिरण की तीव्रता है, जो पार निकलने वाली तीव्रता है वो आपतित जैसी है I नोट। और जब x का मान क्या हो गया है, x हो गया है, तो बाहर निकलने वाली तीव्रता क्या हो गई है, I t हो गई है। तो यानी कि x का मान 0 रखेंगे तो I नोट x का मान x कर देंगे, तब I t। 1/i का समाकलन होता है, माइनस को बाहर निकल रखने दो, 1/i का क्या होता है, ln i। नीचे वाली सीमा को नीचे रखना, ऊपर वाली सीमा को ऊपर रखना। समाकलन होने के बाद में इनको दो खड़ी लाइनों के बीच में रखा जाता है, ऊपर वाली सीमा को दाईं तरफ, नीचे वाली सीमा को भी दाईं तरफ, नीचे की तरफ। k को बाहर रख दिया, dx का समाकलन x होता है, ऊपर वाली सीमा को ऊपर, नीचे वाली सीमा को नीचे। बस इनको खोलने का तरीका सभी विद्यार्थियों को आता है कि पहले ऊपर वाली सीमा को रखो, फिर माइनस का निशान नीचे वाली को। तो माइनस को तो बाहर ही बैठा रहने दो, ln i t माइनस ln i नोट बराबर k। पहले ऊपर वाली को रखो, फिर माइनस का निशान लगाकर नीचे वाली को, पहली ऊपर वाली फिर नीचे वाली, ऊपर वाली माइनस का निशान लगाकर नीचे वाली। अब देखो माइनस को अंदर ले आओ, माइनस ln i t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ln i नोट बराबर k x। अब देखो प्लस को पहले रख दो और माइनस को बाद में रख दो, या फिर ऐसा करो, संपूर्ण समीकरण को माइनस से गुणा करने पर, इस संपूर्ण समीकरण को माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ln i t, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ln i नोट बराबर माइनस के एक्स। और ln में जो माइनस होता है वो चीज़ कहाँ आ जाती है, नीचे। तो क्या लिख देंगे, ln i t अपॉन i नोट बराबर है माइनस के एक्स। और ये सुना होगा आपने कि ln हटा दिया जाए तो ये e की पावर में चला जाता है, यानी कि अपने ऐसे लिख सकते हैं i t अपॉन i नोट बराबर e की पावर माइनस के एक्स। इधर से ln हटा दिया तो ये e की पावर में चला गया, i नोट को इधर ले आओ तो i t बराबर i नोट e की पावर माइनस के एक्स। ये हो जाएगा i t बराबर i नोट e की पावर माइनस के एक्स। यानी कि मान लो कि इस अभिक्रिया के दौरान दो घटना घटी है कि I नोट आई थी, यहाँ पर कुछ एब्जॉर्ब होगी। I नोट तो आपतित विकिरण थी, कुछ विकिरण I एब्जॉर्ब हो गई और कुछ क्या हो गई, पार हो गई IT। यानी कि अपने ऐसे कह दें I नोट बराबर IA प्लस IT, यानी कि आपतित विकिरण की तीव्रता, अवशोषित विकिरण की तीव्रता और पारगम्यत। जैसे मान लो 10 तीव्रता की विकिरण आई, यहाँ पर 4 तो अवशोषित हो गई और 6 क्या हो गई, पार हो गई। तो 4 और 6 का योग क्या है, 10 है। तो यानी कि इसमें ऐसा मान लें कि परावर्तित नहीं हुई है, ये जितनी आई है कुछ अवशोषित हो गई और कुछ पार हो गई। तो क्या होगा, तो देखो क्या हो सकता है कि अपने ऐसे कह दें I नोट बराबर IA प्लस IT। I नोट, IA का मतलब एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित होने वाली, और IT अपने अवशोषित होने वाली निकालना हो, I एब्जॉर्ब कितनी हुई है, तो क्या होगा, IT को इधर ले आओ तो I नोट माइनस IT, और IT का मान ही कितना निकाला है अपने, IT बराबर I नोट e की पावर माइनस की एक्स। तो IT का मान हम जानते हैं, IT का मान अभी निकाला है, I एब्जॉर्ब का मान कितना हो गया, I नोट माइनस IT का मान क्या है, I नोट e की पावर माइनस के एक्स है। I नोट को कॉमन ले लें तो I एब्जॉर्ब का मान पूछ ले तो I नोट को कॉमन ले लो, 1 माइनस e की पावर माइनस के एक्स। तो ये सूत्र आपके याद होना चाहिए
और एक ये भी सूत्र आपकी याद होना चाहिए कि आई टी बराबर यानी पार होने वाली विकिरण कितनी होती है, आई नो टी की पावर माइनस की एक्स, यानी कि पार होने वाली विकिरण ये है, यानी कि आपतित विकिरण ये थी, कुछ अवशोषित होगी कुछ पार होगी, पार कितनी हुई है, आई टी का मान अभी ज्ञात किया है आई नो टी की पावर माइनस की एक्स। तो ये सूत्र ध्यान रखना। एब्जोरो कितनी हो गई, आई एब्जोरो ये ज्ञात किया है अपने कि आई एब्जोरो कितनी होती है, वो है कि आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस की एक्स। तो इसमें तो देखो 1 माइनस लगता है, इसमें सीधा ही आई नोट आता है, और कुछ है नहीं खास बात है कि कुछ आपतित विकिरण है उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट पारगमित हो जाता है। तो ये लेम्बर्ट ने नियम दिया था, लेकिन इसने खास बात इसकी कमी क्या रहेगी लेम्बर्ट की, इसने यहाँ पर इस विलयन की सांद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी कि सांद्रता को शामिल नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा सांद्र ले लेंगे तो अवशोषण ज़्यादा होगा, कम सांद्र लेंगे तो अवशोषण कम होगा, यानी कि तनु विलयन लेंगे तो अवशोषण कम होगा, सांद्र विलयन लेंगे तो अवशोषण ज़्यादा होगा। तो सांद्रता को शामिल करना लेम्बर्ट भूल ही गया। तो सांद्रता को शामिल कर बियर ने इस नियम में कुछ सुधार किया, जिसे बियर लेम्बर्ट का नियम कहा जाता है। तो बियर लेम्बर्ट का नियम इसके बाद अपने पढ़ेंगे। और क्या कमी थी, यहाँ पर ये पाबंदी कर दी कि एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी तभी ये नियम लागू होगा, लेम्बर्ट का रूल, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय का मतलब ऐसा प्रकाश होना चाहिए जिसका रंग एक ही हो। ये अपने सूर्य का प्रकाश यहाँ पर काम में नहीं ले सकते जिसमें 7 रंग होते हैं। एक वर्णीय प्रकाश जैसे सोडियम लंप, इस प्रकार का प्रकाश होना जरूरी है। विलयन अत्यधिक तनु होना चाहिए, तनु विलयनों पर ही ये नियम लागू होगा। और सभी नियम है वो तनु विलयनों पर लागू होते हैं ज़्यादातर, जैसे ओस्टवाल्ड का तनु पर लागू होता है, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम है, हेनरी का नियम भी तनु विलयनों के लिए लागू होता है, राउल्ट का नियम भी तनु विलयनों के लिए लागू होता है। यानी कि ज़्यादातर नियम है वो तनु विलयनों पर लागू होते हैं, सांद्र विलयन आते ही वो लागू होना बंद कर देती हैं। कहीं पर आपको कमी पूछी जाए तो ये कमी आप ये लिख दिया करो कि यह नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है, लेकिन डी बाई एक्लोन सिंगर इक्वेशन है वो सांद्र विलयनों के लिए दी गई है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो बात थोड़ी अलग टाइप की है। ओस्टवाल्ड का तनु विलयनों के लिए लागू होता है, बियर का नियम भी, बियर लैम्बर्ट का नियम, ये सभी राउल्ट का नियम, ये सभी तनु विलयनों पर लागू होता है। हेनरी का नियम है। तो इस प्रकार से था बियर लैम्बर्ट का रूल। इसकी एक और कमी है कि तापमान नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि तापमान बदलने से भी लैम्बर्ट का नियम सही तरीके से काम नहीं करता है। तापमान नियत रहना चाहिए प्रयोग के दौरान।